गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंदर क्या पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के बारे में पढ़ा था, चैलेंजेस फेस्ड बाय द फ्रेमर्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद हमने पढ़ा था फेडरलिज्म के बारे में। तो अब हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। In a parliament structure, the people who are chosen by the citizens through universal adult suffrage run the country. पार्लियामेंट यानी कि संसदीय जो संरचना होती है सरकार की, उसके अंदर क्या होता है, पीपल हु आर चूजन बाय द सिटीजन, जो लोग नागरिकों के द्वारा चुने गए होते हैं। किस तरह से चुनते हैं नागरिक? यूनिवर्सल एडेंट सफरेज, यानी कि जो उनका 18 से अधिक की एज का मताधिकार जिनके पास है, यानी कि जो 18 से अधिक एज के लोग हैं उनके पास मताधिकार है, यानी कि वोट देने का अधिकार है। जो ये लोग मतलब कि जिसको चुनते हैं वो क्या करता है, रन द कंट्री, देश को चलाता है। दीज पीपल आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द सिटीजन्स ऑन बिहाफ ऑफ हुम दे मेक लॉज। दीज पीपल आर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, ये वो लोग हैं जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं ऑफ द सिटीजन्स, नागरिकों के द्वारा, ऑन बिहाफ ऑफ हुम दे मेक लॉज, जिनके पक्ष के अंदर क्या बना होता है, दे मेक लॉज, यानी कि वो कानून बनाते हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसीज। तो भारतीय संविधान के अंदर क्या है, यानी कि 18 या 18 से अधिक की उम्र के जो नागरिक हैं वो उनको वोट देने का अधिकार है। दिस मीन्स दैट ऑल सिटीजन्स ऑफ 18 ईयर्स और अबव हैव द राइट टू वोट। किसका मतलब है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंसीज का मतलब है कि सभी नागरिक जो 18 की एज के हैं और उससे ऊपर की एज के, उन सबको क्या है, वोट देने का अधिकार है। द फ्रेमर्स फेल्ट दैट ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर social background can directly participate in the functioning of the government in this manner। और जो मतलब कि जिन्होंने संविधान का निर्माण किया है, फ्रेमर्स हैं जो, उन्होंने क्या फेल्ट किया कि दैट ऑल सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ देयर, यानी कि प्रत्येक नागरिक बिना सामाजिक मतलब कि भेदभाव के सीधा पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो सरकार फंक्शन कर रही है, मतलब कि जो भी कार्य करेगी, यानी कि जो पहले प्रतिनिधि चुनने के, फिर उसके अंदर मतलब कि अपनी पसंद का जो प्रतिनिधि चुनने का जो अधिकार है वो सबको है, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के। सेपरेशन ऑफ पावर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस पावर्स बिटवीन 3 ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट। संविधान ने क्लियरली डिफाइन किए हैं पावर्स, किनके बीच में? 3 ऑर्गन्स ऑफ द, जो स्टेट की 3 ऑर्गन्स हैं उनके बीच में। अब 3 ऑर्गन्स कौन सी हैं? लेजिस्लेचर होता है विधानसभा, एक्सिक्यूटिव कार्यपालक, एंड जुडिशरी यानी कि न्याय तंत्र जो है हमारे स्टेट का। इन तीनों के पास क्या है, पावर्स हैं अलग अलग। द लेजिस्लेचर इज द ग्रुप ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स दैट फ्रेम लॉज ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल। जो लेजिस्लेटिव ग्रुप यानी कि विधानसभा क्या है, समूह है चुने हुए प्रतिनिधियों का, दैट फ्रेम लॉ ऑन बिहाफ, जो मतलब कि कानून बनाते हैं किसके पक्ष में? लोगों के पक्ष में। द एक्सिक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। और जो कार्यपालक हैं, एक्सिक्यूटिव जो है यानी कि कार्यपालक है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इम्प्लीमेंट करवाते हैं इन रूल्स का, रेगुलेशंस का, और उत्तरदायित्व है किसके आगे? विधानसभा के अंदर। लास्टली द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल एंड प्रिवेंट्स द ब्रीच ऑफ द रूल्स प्रोक्लेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एनी ऑफ द ऑर्गन्स। अब जो न्याय तंत्र है, लास्ट के अंदर कौन काम करता है? न्याय तंत्र करता है, वो रक्षा करता है लोगों के हितों की, एंड प्रिवेंट्स द ब्रीच ऑफ रूल्स प्रोक्लेम्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी ऑफ द, यानी कि कोई भी जो संघ है उसके द्वारा कोई भी मतलब कि जो रूल्स की घोषणा की गई है, प्रिवेंट द ब्रीच ऑफ रूल्स, यानी कि वो रूल्स को भंग कर सकता है कि अगर वो लोगों के हितों में नहीं है तो जो न्याय तंत्र है वो उसको उन मतलब की घोषणाओं को रद्द कर सकता है।
Thus each organ acts as a system of check on the other and creates a balance of power between the three. और इस तरह से जो तीनों ऑर्गन्स है वो कार्य करती है एक सिस्टम के अंदर, चेक ऑन द अदर यानी कि एक दूसरे पर को चेक करती हैं, एंड क्रिएट्स ए बैलेंस ऑफ पावर, और जो बैलेंस है मतलब कि पावर का कोई जो बैलेंस है उसको बनाए रखती हैं किसके बीच में, इन थ्री ऑर्गन्स के बीच में। अब आगे है फंडामेंटल राइट्स, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इट्स सिटीजन सर्टेन राइट्स विच आर इसेंशियल फॉर अवर वेल बीइंग एंड प्रमोट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस। भारतीय संविधान जो है उसने क्या ग्रांट मतलब कि दिए हैं, प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए हैं। इसेंशियल फॉर वेल बीइंग, किसके लिए अच्छे हैं, सभी के उत्थान के लिए, एंड प्रमोट द आइडियल ऑफ इक्वालिटी यानी कि और प्रमोट किसको करते हैं, समानता को, लिबर्टी स्वतंत्रता को, और जस्टिस न्याय को। द 6 फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर, और जो 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, राइट टू इक्वालिटी समानता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। तो आगे है राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता अधिकार धर्म का, कल्चर के लिए और एजुकेशन के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स यानी कि अधिक स्वैधानिक उपचार का अधिकार। दीज फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन रेफर्ड, और बेटा इन जो ऊपर राइट्स दिए गए इनके बारे में आपको बाद में लास्ट के अंदर पढ़ाया जाएगा। दीज फंडामेंटल राइट्स आर ऑफन रेफर्ड टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, किसको रेफर करते हैं, टू एज द कॉन्साइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि रियायतें देती हैं ये भारतीय संविधान के अंदर। फंडामेंटल ड्यूटीज, सिंस पीपल बेनिफिट फ्रॉम द राइट्स ऑफ इट राइट्स इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू समथिंग फॉर द स्टेट। मतलब कि सिंस पीपल बेनिफिट फ्रॉम द राइट्स, लोगों को बेनिफिट मिलता है जो उनके अधिकार हैं उनसे, तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए उनका कर्तव्य बनता है कि वो भी अपने स्टेट के लिए कुछ करें। फंडामेंटल ड्यूटीज थो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो इसी तरह से जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कोई मतलब कि इन्फोर्सेबल लॉ नहीं है यानी कि ज़बरदस्ती का बनाया कोई कानून नहीं है। वर इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये भारतीय संविधान के अंदर दर्ज हैं, इन 1976 के अंदर ऐड किए गए हैं। इट इज़ द फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन टू, ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, कर्तव्य हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए हैं। अब कौन कौन से कर्तव्य हैं हमारे, शो रिस्पेक्ट टू अवर नेशनल फ्लैग एंड एंथम, हमें रिस्पेक्ट दिखानी है किसको, किसके लिए, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के लिए। गिव रिगार्ड एंड प्रिजर्व अवर नेचुरल एंड कल्चरल हेरिटेज यानी कि हमें प्रिजर्व करने हैं हमारे जो प्राकृतिक और संस्कृति विरासत है उससे रिलेटेड जो भी मतलब की चीज़ें हैं उन सबको हमें संभाल के रखना है। प्रमोट पीस एंड हारमोनी, तो हमें किसको प्रमोट करना है, पीस शांति और सामंजस्य बनाए रखना है यानी कि आपस के अंदर मतभेद नहीं करने। अपहोल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ सोवरेनिटी यूनिटी एंड ऑनेस्टी, तो हमें सिद्धांत संप्रभुता का, एकता का और ईमानदारी का जो सिद्धांत है वो और ऊंचा उठाना है। सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है यानी कि जो हमारे लिए है बनाई हुई है सरकार ने, उसको क्या करना है, सेफ रखना है यानी कि उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। डेवलप साइंटिफिक टेम्पर एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, तो डेवलप साइंटिफिक टेम्पर यानी कि अपना जो स्वभाव है वो वैज्ञानिक बनाना है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, और जो आत्मा की खोज भी करनी है यानी कि किसी को दिल नहीं दुखाना, कहने का मतलब है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि निर्देशक सिद्धांत जो है स्टेट पॉलिसी की, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है। अब दीज आर गाइडलाइंस दैट हेल्प द गवर्नमेंट इन ट्रांसफरिंग द आइडियल्स हाईलाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू लॉज, तो ये क्या है, गाइडलाइन है जो जिसकी जो क्या करती है, गवर्नमेंट की हेल्प करती है, किसका लिए, ट्रांसफॉर्मिंग द आइडियल्स हाईलाइटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू लॉज यानी कि जो वो अपने जो आइडियल्स हैं उनको ट्रांसफ़र करेंगे,
जो हाईलाइट किसके अंदर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लॉज दिए गए हैं उसके अंदर। दैट प्रमोट सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, जो किसको प्रमोट करते हैं, सामाजिक और आर्थिक न्याय को। स्ट्रेंथ द डेमोक्रेटिक सिस्टम, और जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसको मजबूत बनाते हैं। सेफ गार्ड अवर हेरिटेज, और हमारी जो विरासत है उसको संभाल के रखते हैं। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अवर नेबरिंग कंट्रीज, और जो मतलब कि शांतिपूर्ण जो रिलेशंस हैं वो मेंटेन करते हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ। अब है सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता। ए सेक्युलर स्टेट इज वन दैट डज नॉट सपोर्ट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। तो मतलब कि धर्मनिरपेक्ष राज्य वो है जो किसी भी धर्म को पर्टिकुलरली यानी कि किसी एक निश्चित धर्म को सपोर्ट नहीं करते। एंड ट्रीट्स और रिलीजन्स अलाइक, और सभी धर्मों को एक समान समझते हैं। द वर्ड सेक्युलरिज्म वॉज इंक्लूडेड बाय एन अडॉप्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1976, और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो इंक्लूड किया गया है, जो संशोधन किया था भारतीय संविधान का संशोधन होता है ये 1976 के अंदर जो किया था उसके अंदर इसको इंक्लूड किया था। एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन टू देयर चॉइस। तो इसके अंदर क्या था कि जो प्रत्येक भारतीय नागरिक है वो संविधान के अंदर पीपल आर फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट एनी रिलीजन, यानी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, किसी का भी प्रचार कर सकते हैं अपनी चॉइस से। वी विल रीड मोर अबाउट द कंसेप्ट इन द सबसीक्वेंट चैप्टर्स। तो हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, जो इस कंसेप्ट के बारे में जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं उनके अंदर। Thus the history of a country often has profound influence on the constitution। तो इस तरह से जो इतिहास है हमारे देश का उसका मतलब कि गहन प्रभाव है ऑन इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड टू अचीव रैपिड ग्रोथ। तो जो जिन्होंने मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया है वो चाहते थे कि वो प्राप्त करें क्या, रैपिड ग्रोथ, यानी कि तीव्र जो ग्रोथ है, यानी कि लगातार जो ग्रोथ हो रही है हमारे देश की। एंड एडवांसमेंट यानी कि उन्नति। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय दे वांटेड टू प्रिजर्व द डाइवर्स कैरेक्टरिटीज, लेकिन वो बचाए रखना चाहती हैं जो भिन्नता की विशेषताएं हैं हमारी उनको। thus they did by making various provisions in the constitution। तो इसी तरह से this they did make, तो इसी कारण उन्होंने क्या बनाया था, वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो मितव्ययता है, प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उनका निर्माण किया था। अब हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पूरा डिटेल से। फर्स्ट था राइट टू इक्वालिटी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। संविधान के अकॉर्डिंग सभी जो लोग हैं वो कानून के सामने समान है। नो वन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ कलर, कास्ट, क्लास, जेंडर और क्रीड। तो किसी से भी भेदभाव नहीं कर सकते, किसके आधार पे, कलर के आधार पे, कास्ट, क्लास, जेंडर और क्रीड के आधार पे। दिस इज वैलिड इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और ये वैलिड है किस मैटर में, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार में, एज वेल एज एजुकेशन में। However, special provisions have been made for reservation of seats for underprivileged। तो इस तरह से जो स्पेशल प्रोविजंस दिए गए हैं किसको, यानी कि रिजर्वेशन सीट्स रखी गई हैं जो पिछड़ा वर्ग है उसके लिए। प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज पनिशेबल ऑफेंस, और अगर किसी भी बात के अंदर जो छुआछूत है वो क्या है, दंडनीय अपराध है। अब है राइट टू फ्रीडम। द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स एंड ammunition to form associations and unions to move freely and reside in any part of the country। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या करता है, स्वतंत्रता देता है किस लिए, स्पीच के लिए, अपने विचार व्यक्त करने के लिए। टू असेंबल पीसफुली यानी कि जनसभा कर सकते हैं शांति से, विदाउट आर्म्स बिना किसी लड़ाई झगड़े के, और
बिना किसी मतलब कि लड़ाई झगड़े के जो ये सभा कर सकते हैं। टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियंस, यानी कि संघ और यूनियन का निर्माण करने के लिए। टू मूव फ्रीली, स्वतंत्रता के साथ चलने की। एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और देश के किसी भी कोने में वो रह सकते हैं। एंड टू प्रैक्टिस द प्रोफेशन ऑफ वंस ओन चॉइस, और अपनी चॉइस का वो कोई भी प्रोफेशन जो है, व्यवसाय है, वो चुन सकते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल एंड सो इट प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैकिंग। तो भारतीय संविधान ने क्या किया है कि सभी की डिग्निटी बनाए रखनी है, चाहे वो कोई भी है। एंड सो टू प्रोपिगेट्स ह्यूमन ट्रैकिंग, तो इसीलिए जो ह्यूमन ट्रैकिंग है, यानी कि बेचना और खरीदना मनुष्यों को, यानी कि लोग क्या करते हैं कि जैसे जो नौकर है उसको एक जना गांव से लेके आता है और शहरों के अंदर उसको बेच दिया जाता है। तो ये संविधान के अंदर इस पर रोक है। बैगिंग फोर्स लेबर, यानी कि भीख मांगने के लिए भी लोग क्या करते हैं, उसको जबरदस्ती बिठाते हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ, और 14 से कम उम्र के जो लोग यानी कि बच्चे हैं उनको उनसे बाल मजदूरी करवाना भी अपराध है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म को चुनने का भी स्वतंत्रता है। इट मीन्स ऑल रिलीजन्स आर इक्वल एंड एवरी इंडिविजुअल इज फ्री टू प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट द रिलीजन ऑफ हिज और हर चॉइस। तो इसके अंदर क्या है, इसका मतलब है कि सभी जो धर्म है वो इक्वल हैं और प्रत्येक जो इंडिविजुअल है वो फ्री है मानने के लिए और प्रचार करने के लिए जो धर्म है अपनी अपनी चॉइस का। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, सांस्कृतिक और जो शिक्षा का जो अधिकार है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड द राइट टू एजुकेशन, भारतीय संविधान ने मतलब कि किसका अधिकार दिया है, शिक्षा का अधिकार दिया है। ग्रांटेड शिक्षा, यानी कि सबको शिक्षा का अधिकार है। मोर ओवर सिंस अवर कंट्री इज कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स, तो इसके बिना हमारा जो देश है वो क्या है, कंपोज्ड ऑफ डाइवर्स एलिमेंट्स, यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड एवरीवन द राइट टू डेवलप, लेकिन संविधान ने सबको अधिकार दिया है अपना विकास करने का। एंड प्रिजर्व हिज हर कल्चर, और अपना जो कल्चर है, संस्कृति है, उसको बचाए रखने के लिए। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमाइंड्स, यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो ग्रांट्स द राइट टू मूव द कोर्ट इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ अवर फंडामेंटल राइट्स बाय द स्टेट। तो संविधान के अंदर मतलब कि हमें अधिकार है कि हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं अगर हमारे जो मौलिक अधिकार है, कोई भी राज्य उसका मतलब कि उल्लंघन करता है तो हम कोर्ट के अंदर जा सकते हैं। द कोर्ट कैन अपहोल्ड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स बाय इंशोइंग ए रिट और ऑर्डर। तो कोर्ट क्या करता है कि जो भी मतलब कि नागरिक के अधिकार होते हैं उससे इशू जो है वो रिट और ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो बेटा इसके साथ ही आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इस चैप्टर को आप ध्यान से रीड करना और समझना। थैंक्स।